नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फिर से आपके सामने जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तार्किक प्रश्न हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज के प्रत्यक्ष देखने से आँखों के अपरिवर्तनीय क्षति होती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों के कारण होता है। यानी कि जब सूर्य के जब ग्रहण होता है, पूर्ण ग्रहण लगता है और उसको हम अपनी प्रत्यक्ष आँख से देखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं, तो हमारी आँखों को क्षति होती है। तो वो कौन से सूर्य के किरण के घटक होते हैं जिसके कारण हमारी आँखों को क्षति होती है? आप अक्सर सुने होंगे, बचपन में देखे होंगे, सूर्य को जब ग्रहण लगता है तो कहते सुने होंगे कि थाली में पानी रख लो उसके बाद देखो, या आँखों पे चश्मा रख लो उसके बाद देखो। इस तरह से आपको बताया गया होगा। डायरेक्ट इसलिए नहीं देखा जाता है कि उससे परावैंगनिक किरणें निकलती है, और परावैंगनिक किरणें जब आपकी आँख के रेटिना पे पड़ेगी तो आपको मतलब कि क्या होगा, जलन होगा, और आपकी जो साइटनेस शक्ति है, यानी कि देखने की शक्ति है, वो भी जा सकती है। कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है? इंफ्रारेड भी कई बार आप ऑप्शन टिक कर लेते हैं, लेकिन देखिए हम रिमोट वगैरह में इंफ्रारेड जो वेव है उसका यूज करते हैं, तो क्या अगर हम उसका यूज करते हैं तो हमारी आँख तो ख़राब नहीं होती है टीवी वगैरह देखने से? हालांकि वो ज़्यादा देखने से तो कोई भी चीज़ अति होती है, अति सर्वत्र वर्जिते, जो आपने कहावत सुनी होगी संस्कृत में, वो तो अलग बात है। लेकिन टीवी में जो इंफ्रारेड हम यूज करते हैं उससे जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ख़राब किससे होता है हमारा आँख? परावैंगनिक किरणों से। तो ध्यान रखिएगा, अवरक्त रहेगा किरण तो उसको टिक नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, आँख सही है, दो आँख का होना किससे बेहतर सिद्धांत, दो आँख का होने के पीछे बेहतर सिद्धांत क्या है? आप देखेंगे कि आपके दो आँख है, ठीक है, ऑब्वियस है, देखेंगे क्या होता ही है, आपको फील हो रहा होगा। तो अगर कभी एक आँख को हाथ से बंद कीजिए और कई देखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा ऑड फील आएगा, उतना चीज़ नहीं दिखेगा, उतना क्लियरिटी नहीं दिखेगा जितना कि दोनों आँख से दिखेगा। तो इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? यह दूरी और गहराई को ज़्यादा परिलक्षित करता है, यानी कि जो दूरी है उसको एग्जैक्ट मापता है, और जो गहराई है कोई भी ऑब्जेक्ट का उसको एग्जैक्ट मापता है। अगर आप एक आँख से देखेंगे तो डिस्टेंस का जो भी डिस्टेंस होगा उसको आप अच्छे से अनुमान नहीं लगा पाएंगे, जो उसका डेप्थ होगा ऑब्जेक्ट का उसको भी आप अच्छे से अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो जो ये प्रॉपर आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई? तो दो आंखों का होने के पीछे बेहतर सिद्धांत क्या है वो आपको समझ में आ गया। अर्गट, जिसको हम इंग्लिश में ERGOT भी कह सकते हैं, ये एक प्रकार का क्या है कि बीमारी है, ठीक है। अब ये बीमारी किसके कारण होती है? दूषित भोजन के कारण होती है। अगर हम आपको इसका पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपको मैं डाउनलोड करके दिखा, एक मिनट, मैंने डाउनलोड कर रखा है कहीं पे, ये कहीं पे मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। तो एक मिनट मैं इसको देख लेता हूँ कि कहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है। एक मिनट, यहाँ पे रिसेंट में मैंने डाउनलोड तो पता नहीं कहाँ पे किया है। डाउनलोड का ऑप्शन में मैं जाता हूँ, हो सकता है कि आपके लिए मैं, क्योंकि डाउनलोड से क्या होता है ना कि, हाँ देखिएगा ये अर्गट है। अब यहाँ पे एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूँ, क्योंकि रोटेट करने से थोड़ा सा बेटर आपको दिखेगा। देखिएगा, ये अर्गट जो बीमारी है, या जिसको अर्गोटिज्म भी कहते हैं, ये जो बाल होती है, देखिएगा, ठीक है, वीट के जो बाल होती है उसमें बीच बीच में काला काला फंगस पैदा हो जाता है, उसी को कहते हैं अर्गट। या इसके कारण जो बीमारी होती है उसको कहते हैं अर्गटिज्म। यानी कि इस गेहूँ को अगर हम पीस के खाते हैं, आटा बना के खाते हैं, तो ये वाला जो फंगस है वो भी काला काला आ जाएगा हमारे पेट में, जिससे कि हमें अर्गटिज्म बीमारी हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि बहुत शरीर में पेन रहता है, फिर हमारा जो विकास है वो अवरुद्ध हो सकता है। तो ये जो अर्गटिज्म बीमारी है वो किसके कारण हुआ? ये जो दूषित खाना है उसके कारण हुआ। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि जो अर्गटिज्म बीमारी है या अर्गट बीमारी है किसके कारण होता है? दूषित भोजन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक वायु प्रदूषक है। प्राथमिक वायु प्रदूषक एक होता है प्राइमरी जो एयर पोल्यूटेंट, और एक होता है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। तो अगर हम बात करें प्राथमिक प्रदूषक, तो प्राथमिक प्रदूषक किसको कहते हैं? जो कि डायरेक्ट निकलते हैं पोल्यूशन के लिए, जैसे CO, वाहन से CO निकलता, ना कि कार्बन और ऑक्सीजन निकलता, उसके बाद
ज्वाइन होता है, नहीं, आपको CO डायरेक्ट बन के निकलता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये डायरेक्ट निकलता है, ठीक है। SO2 डायरेक्ट निकलता है। तो ये सब प्राइमरी प्रदूषक है। लेकिन जो बाहर बनते हैं जैसे कि ओजोन आपके ऑक्सीजन प्लस ओ नेसेंट मिल के बनते हैं, तब जाके ओजोन बनते हैं, तो ये सेकेंडरी प्रदूषक है। H2SO4 ये सब सेकेंडरी प्रदूषक है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में अंतर क्या है। मैंने अभी आपको समझाया कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, जो कि डायरेक्ट छोड़े जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो CO, CO2, NO2, SO2, NO ये सब मोस्ट हाइड्रोकार्बन्स, मोस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये सब जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। यहाँ पे देखिएगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करें जैसे कि SO3 है, SO2 के साथ नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ जाता है, HNO3, H2SO4 है, H2O2 है, O3 है। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे NO2 प्राइमरी में है लेकिन NO3 सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में है, यानी कि द्वितीयक प्रदूषक में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखनी है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन सा है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, कौन कौन से हैं। डिफरेंस मैंने समझा दिया कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसको कहते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किसको कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस की में प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा किसकी प्रतिशतता होती है। ग्रीन हाउस गैस में देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं, वाटर वेपर आता है, CO2 आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आते हैं, ठीक है। ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैस में आते हैं, SO2 नहीं आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन भी मिल जाते होंगे कहीं कहीं। तो अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है, 95% वेपर है। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, तो क्या पूछेगा कि मानव द्वारा उत्पादित ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज है, तब उसका आंसर होगा CO2। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाटर वेपर नेचुरल है, तो ये 95% अगर ग्रीन हाउस गैस पूछा जाता है सिंपली तो क्या होगा, वाटर वेपर। लेकिन अगर मानव द्वारा निर्मित ग्रीन हाउस गैस जैसे कि CO2 वगैरह तो मानव निर्मित करता है, तो मतलब कि आप समझ सकते हो जलाने वलाने से फैक्ट्री वगैरह में CO2 ज़्यादा उत्पन्न होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा CO2 की मात्रा मैन मेड आप कह सकते हैं ग्रीन हाउस में। अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो आप वाटर टिक करेंगे, लेकिन अगर आपके ऑप्शन वाटर वेपर नहीं रहेगा तो समझ जाइएगा कि वहाँ मैनमेड पूछता है, यानी कि CO2 की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मैनमेड की बात करें तो उसमें 84% CO2 होता है, अगर मैनमेड की बात करें, ठीक है। और उसमें फिर मीथेन सेकेंड नंबर पे होता है 9%, फिर नाइट्रोजस ऑक्साइड 5%, फिर फ्लोरिनेटेड यानी कि CFC वगैरह जो होता है वो 2% के तकरीबन होता है। और सबसे डेंजरस यही होता है, ठीक है, सबसे डेंजरस, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है जीवों की द्विनाम पद्धति किसने दी थी, यानी कि जो आप देखते हैं कि कोई भी जीव होता है, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग का नाम क्या है, होमोसेपियंस, यानी कि 2 नाम है। तो ये जो पद्धति है उसको किसने दिया था, लिनियस ने। अब देखिए लिनियस या जीनियस, आप ध्यान रखिएगा, जीनियस आदमी का 2 नाम होता है ना, आप देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन, सर आइजैक न्यूटन, यानी कि जो बड़े बड़े जीनियस नाम होते हैं वो एकदम से लंबा लंबा होता है, 2-2 नाम 3-3 नाम लगभग होता है। हम लोग का जैसे सोहन मोहन, ये जीनियस आदमी नहीं है तो 1 नाम होता है। तो इस तरह से हम ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। और एक ये पूछा जाता है कि जो नोमेनक्लेचर के जो पिता है वो किसे कहा जाता है, वो भी लिनियस को ही कहा जाता है। जो नामकरण है वो भी उसका पिता लिनियस को कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो पूरा जीव है उसको 5 किंगडम में बांटा गया है, ठीक है, 5 किंगडम में बांटा गया है। 5 किंगडम में किसने बांटा है, तो विक्टर ने बांटा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनते हैं कि जो द्विनाम पद्धति है वो किसने दिया था, नामकरण के पिता किसे कहा जाता है, और पूछा जाता है कि जो हम जीव है उसको 5 भागों में किसने बांटा था, तो ये सभी 5 भागों में विक्टर ने बांटा था। बाकी 2 का आंसर क्या होगा, लिनियस होगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।